जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु हम उसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे या उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो हमारा ये उपमहाद्वीप था, यहाँ पर जो 20 लाख पहले लोग रहा करते थे, या जो मानव लोग था वो जो रहा करता था, हम उसे आज आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक। जो दूसरा टॉपिक है और एक तरीके से क्वेश्चन भी है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को घूमते रहने के कारण। मतलब जो आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय के लोग थे, उनके घूमते रहने के कारण क्या थे। तो हम इसके उत्तर और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। मतलब जो आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग थे, वे अगर एक ही जगह पर रहते या उससे ज़्यादा दिनों तक रहते तो उसके आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वो घूमते रहते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। मतलब कि जो आखेटक समुदाय के लोग थे, वे जानवरों का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। मतलब कि किसी जानवर का पीछा किया और वो नए स्थान पर पहुंच गए। यह भी एक कारण हो सकता है उनके घूमते रहने का। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मतलब कि जो पेड़ है या उनके जो पौधे या फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, उनकी तलाश में वो मतलब कि क्या कहते हैं, मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मतलब कि इसीलिए तो उनको घूमते रहने का कारण है कि एक जगह ज़्यादा दिन तक रहते तो पेड़ों और पौधों को खा जाते, फल फूल को भी समाप्त कर देते, और मौसम के हिसाब से वो जिस स्थान पर रहते, वहाँ अगर गर्मी का मौसम रहता तो उनको आम मिलता। अगर दूसरे स्थान पर जाते, जैसे ठंडे प्रदेश हो गया, वहाँ उनको सेब मिलता है। वैसे ही कारण था, मतलब कि मौसम के हिसाब से भी वो अपने स्थान बदलते थे। पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब पानी की तलाश मतलब कि अधिकतर मनुष्य जो है वो नदी के किनारे बसता था, परंतु कुछ कारण हो सकते हैं कि नदी सूख जाए या समुद्र सूख जाए, तो नए पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यह भी एक कारण था उनके घूमते रहने का। लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने जाया करते होंगे। मतलब कि ये भी कारण हो सकता है कि जो आरंभिक मानव था वो अपने नातों और रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए भी एक स्थान से नए स्थान पर जाता होगा। मतलब कि दूसरे स्थान पर जाता होगा। अब हम एक और टॉपिक को देखेंगे, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ये एक प्रश्न भी है और एक टॉपिक भी है। तो अब हम इस टॉपिक को समझेंगे और इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आरंभिक लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। मतलब कि जो आरंभिक मानव था वो अपने काम के लिए क्या कहते हैं, लकड़ियाँ और हड्डियाँ या इसके अलावा पत्थरों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे, जिस कारण से हम यानी क्या कहते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मतलब कि जो आरंभिक लोगों ने मतलब कि क्या कहते हैं औजार बनाए थे, उसमें से औजारों का उपयोग फल फूल काटने और क्या कहते हैं हड्डियाँ और मांस काटने, मतलब कि जानवरों की खाल उधेड़ने और क्या कहते हैं पेड़ों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले का और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब कि जो कुछ हड्डियाँ थी या लकड़ियाँ थी, उनके मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। आप समझ रहे कि मानव यानी कितना आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। रहने की जगह निर्धारित करना, मतलब कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम इसको समझेंगे कि वो जो आरंभिक मानव था वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करता था। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग एक ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। मतलब कि जो लोग थे वो मतलब कि पत्थर के उपकरण यानी बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय। मतलब कि वो ऐसी ही जगह का तलाश करते थे जहाँ पर उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके और उस पत्थर का उपयोग करके औजार बना सके। और उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। मतलब कि जो ऐसे स्थल थे जहाँ पर मतलब कि वो लोग रह जाते थे, उसे उद्योग नहीं, मतलब कि वो जहाँ ठहर कर हथियार बनाते थे, वैसे स्थल को हम उद्योग स्थल कहेंगे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं।
मतलब इसे आवासीय और उद्योग स्थल दोनों कहेंगे, जहाँ पर लोग अधिकतर समय अपना व्यतीत करते हो। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कि पूरा स्थल उस स्थान को कहेंगे जहाँ पर मतलब कि औजार, बर्तनें और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। मतलब कि जो पूरा स्थल थे इस ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे। हुंगसिंग, कर्नाटक। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिलते थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। मतलब कि जो हुंगसी है ये हमारा कर्नाटक में है। यहाँ पर जो मतलब कि जो ये युग था, यहाँ पर जो कई पूरा स्थल मिलते हैं, ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। मतलब कि जो पूरा पाषाण युग के पूरा स्थल थे हुंगसी और कर्नाटक में, वो मतलब की संभावना की जाती है कि ये आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। इनमें से कुछ पूरा स्थल झरने के निकट भी थे। मतलब कि जो हुंगसी और कर्नाटक के आसपास, मतलब कर्नाटक के हुंगसी जो एरिया था उसमें यानी पूरा स्थल जो थे वो झरनों के पास भी हुआ करते थे। अधिकांश औजार चूनों या पत्थरों से बनाए जाते थे। मतलब कि जो हुंगसी में हमें यानी प्राप्त हुए जो औजार है उनसे हमें प्राप्त होता है कि वो चूना और पत्थर से भी बनाए जाते थे। पाषाण औजार की निर्माण तकनीकें, मतलब कि अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम इसको समझेंगे। तो पाषाण औजारों की निर्मित तकनीकें कैसे, मतलब कि जो पाषाण काल था या पाषाण मानव जो था उसके औजार कैसे थे, वो औजार कैसे बनाता था। तो पहला है कि पत्थर से पत्थर को टकराना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे, इसमें आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाले उपकरण ना बन जाए। मतलब कि इस पत्थर पर तब तक मारा जाता है जब तक मतलब कि वो नोकीला ना बच जाए या उसे नोकीले प्रकार का ना बना ले, तब तक, यानी पत्थर से पत्थर को टकराना। तो और दूसरा तकनीक ये थी कि दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डियाँ या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। मतलब कि जो हथौड़ी नुमा पत्थर था उससे सल्क निकाले जाते, मतलब उसे नोकीला बनाया जाता। तो उस पर यानी जैसे यानी मतलब कि क्रोड यानी एक मतलब यानी एकदम सतह पर टिकाया जाता था, एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और उस पर यानी मारते थे हड्डी या पत्थर से और इससे यानी नोकीला बनाते थे हथियार। आग की खोज। कुन्नूल गुफा आंध्र प्रदेश से राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मतलब कि जो कुन्नूल गुफाएं है यह आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से हमें राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जो आरंभिक मानव था या जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। मतलब कि जो आग है उसका उपयोग किस लिए कर सकता है इंसान, मतलब कि जो मानव था वो एक तो यानी उजाले के लिए कर सकता है और उसके बाद जो मांस थे उसको पकाने के लिए भी कर सकता है, ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि उसको ख़तरनाक जानवरों से खतरा रहता था ना, तो वो आग से जानवरों को डराता था और रात के अंधेरे में प्रकाश के लिए वो मतलब कि आग जलाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है नाम और तिथियाँ। पुरातात्विदों ने काल को 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मतलब कि जो पुरातात्विक लोग हैं या जो विद्वान हैं उन लोगों ने काल को 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। तो अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मतलब कि जो पूरा पाषाण काल की तिथि है उसको हम मतलब कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले मानते हैं, ठीक है। इसे आरंभिक काल भी कहते हैं। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थरों से बना है। मतलब कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है इसे मतलब कि आरंभिक काल भी कहते हैं, मतलब कि मानव का शुरुआती काल, ठीक है। और ये 2 शब्दों से बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई है। मतलब कि पूरा पाषाण काल में ही 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। तो अब हम देखेंगे पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। भीमबेटका, मतलब कि ये जो यानी ये गुफा या एक स्थान है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में। इसे हम आवासीय पूरा स्थल है या इसे हम गुफाओं में लोग रहा करते थे, या तो हम इसे कह सकते हैं कि जहाँ गुफाओं में लोग रहा करते थे वो मध्य प्रदेश में, उसे भीमबेटका नाम से जानते हैं और ये एक आवासीय पूरा स्थल था।
हुंसी ये कर्नाटक में, कुर्नूल गुफाई ये आंध्र प्रदेश में, ये सारे के सारे हमारे पूरा पाषाणी पूरा स्थल थे। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिलते हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलते हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मतलब कि पूरा पाषाण जो काल था, इस दौरान हमको क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग यानी क्या कहते हैं, भारत में हुआ करते थे। ठीक है, ये जो पटने जो कि ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र में है, ये एक पूरा स्थल है जहाँ पर मतलब कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले और इनके जो छिलकों पर मतलब कि चित्रांकन मिले, मतलब कि जो आरंभिक मानव रहा होगा उसने यानी इन पर चित्रण किया होगा और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हमारा मध्य पाषाण काल। लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक की इसकी तिथि रखी गई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। मतलब कि ये उस काल को कहा जाएगा, मतलब कि जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पर जहाँ पर हमें मतलब कि पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हमें मेसोलिथ भी कहते हैं, यानी कि मध्य पाषाणिक युग। इसमें मतलब इसका परिणाम ये था, या तो इसका मतलब कि रिजल्ट ये था कि जो क्षेत्र थे वहाँ पर घास वाले मैदान बनना लगे थे, मतलब कि घास उगना शुरू हो गई थी। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मतलब कि जो मछली थी मध्य पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मतलब कि मध्य पाषाण काल के युग में जो था वो अलग अलग एरिया में या फिर अलग अलग इलाकों में गेहूँ और जौ और धान जैसी जो अनाज थे ना, वो कुदरती रूप से यानी उगना शुरू हो गए थे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मतलब कि जो मध्य पाषाण काल के औजार थे इन्हें माइक्रोलिथ, और मतलब कि यानी जो माइक्रोलिथ था यानी इसी काल के औजार को कहा जाता है, मतलब कि लघु पाषाण औजार कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मतलब कि इस काल में औजार और हड्डियाँ जैसे लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे भी औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। मतलब कि जो पूरा पाषाण युग वाले जो औजार थे वो इसी दौरान बनाए जाते थे। अब हम नवपाषाण देखेंगे। इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अब हम नवपाषाणिक पूरा स्थल देखेंगे जिसमें मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में, बुज़होम ये कश्मीर में, दओजली हिंगडिंग ये असम में, चिरांद ये बिहार में है, कोली हवा एवं महागढ़ ये उत्तर प्रदेश में, हल्लूर ये कर्नाटक में, पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में है। अब हम मध्य पाषाणिक पूरा स्थल देखेंगे जिसमें ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में, अदिचन्नलूर ये तमिलनाडु में, आरंभिक गांव इमाम गांव जिसे हम क्या कहते हैं महाराष्ट्र में देखते हैं, ये आरंभिक गांव कहा जाता है, इसे हम इमाम गांव जानेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शैली चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ मध्य प्रदेश में भीमबेटका और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में लेखनीय की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। मतलब कि जो शैली चित्रकला थी, ये जो लोग गुफाओं में रहते थे उनकी दीवारों पर यानी हमको चित्र मिलते हैं, और जो कि क्या कहते हैं आधे से ज़्यादा मतलब कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका और मतलब कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी दक्षिणी में लेखनीय की गुफाओं में से चित्र मिले हैं। और जो इसमें से मतलब कि जो जंगली जानवर थे, मतलब कि जो चित्रण थे, मतलब कि जो चित्र थे उसमें से जंगली जानवरों को मतलब कि बड़ी कुशलता से सजीवी चित्रण किया गया था। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, या ये एक तरीके से हमारा सवाल है कि कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। हमें आरंभिक मानव के श्रम के वर्गीकरण का कोई ज्ञान नहीं है। मतलब कि जो हमने देखा कि क्या कहते हैं जो आरंभिक मानव था वो शिकार करता था और फल फूल का संग्रह किया करता था, वो पत्थरों से औजार भी बनाता था और क्या कहते हैं गुफाओं में चित्र भी बनाते थे। और मतलब कि जो आरंभिक मानव था उसके श्रम का वर्गीकरण हमें यानी उसका यानी कोई यानी विशेष
कारण नहीं मिला कि कौन सा यानी वर्ग था जो मतलब कि क्या कहते हैं काम किया करता था, महिला वर्ग था कि पुरुष वर्ग था या फिर कोई और वर्ग था। मतलब कि हमें यानी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे हम ये साबित कर सके कि क्या कहते हैं जानवर का शिकार करने के लिए पुरुष ही बाहर जाया करते थे या फिर कोई महिला भी हो सकती थी या महिलाओं का समूह भी हुआ हो सकता था कि वो भी मतलब कि आरंभिक मानव की दौर में वो शिकार करते हो। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। पूरा पाषाण युग जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। मध्य पाषाण युग ये 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले का। और नवयुग मतलब कि नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिएगा।